आप सबको भी बधाई, 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई। सर, सरकार को 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और जितने वर्ष सरकार के हुए विपक्ष उतने भी वर्षों से लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई। देखिए, विपक्ष को यही काम जनता ने दिया है कि वो सरकार के विरुद्ध जो है आरोप लगाते रहें, लेकिन प्रजातंत्र में उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो हेल्दी पॉलिटिक्स करें, जहाँ कमियां हैं उनको उजागर करें, लेकिन महज आरोप लगाने के उद्देश्य से आरोप लगाएंगे तो उसमें गंभीरता कम होती है। और हमने कभी नहीं कहा कि हमने 10 की 10 गारंटियाँ पूरी कर दी हैं। हमने कहा है कि 10 में से 6 गारंटियों पे हमने काम करना शुरू किया है, और कौन सी उन 6 में से कोई ऐसी बताओ जिसमें काम शुरू नहीं हुआ है ना। धीरे धीरे उनको रोल आउट करेंगे, और जब गारंटियाँ दी थी तो 5 साल के लिए गारंटियाँ हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि 1 साल में ही या 2 साल में इनको पूर्ण करना है। और हम उनको वेल इन टाइम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह नहीं करेंगे जब महज इलेक्शन को 2 महीने रह गए तो इस तरह से उन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया। बिना बजट प्रावधान के सैकड़ों संस्थान खोल दिए जिनकी कई जगह ज़रूरत में नहीं थी। और जैसे बिजली की, पानी की जो है फ्री करने की बात की, हॉस्पिटल का आज उसका इम्पेक्ट आप देख सकते हैं। आज हमने ये तय करना है कि हम मिनिमम जो यूजर चार्जेज हैं उनको देकर अच्छी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, या फ्री के चक्करों में फिर जब व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो बाहर हमें वही सर्विसेज जो है हायर चार्जेस पे लेके जो है लेनी पड़ती है। तो अगर हमें सस्टेनेबल मॉडल बनाना है तो कुछ यूजर चार्जेस लेके हमें जो है वो उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। जिनको सब्सिडी की ज़रूरत है, जिनको फ्री सर्विसेज देने की ज़रूरत है, हम उन्हीं को दें। जो साधन संपन्न लोग हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, जिनकी करोड़ों लाखों रुपए में इनकम है, उनको बिजली पानी फ्री देने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाते जाते ये सोचा कि शायद इसकी वजह से उनकी चुनावी जो वैतरणी नदी है उसको हम पार कर लेंगे और दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने उसको भांप लिया कि ये महज चुनावी फायदे के लिए इन्होंने ऐसा किया है। 5 साल तो उनको याद नहीं आई, जब इलेक्शन को 2 महीने रह गए तो इस तरह के समूह छोड़ने का काम उन्होंने किया था। लेकिन हम अपनी गारंटियाँ जो है वेल इन टाइम चरणबद्ध तरीके से, जैसे जैसे हम पैसे का भी प्रबंध साथ में कर रहे हैं उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप टीसीवी के भी मंत्री हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफ़ी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं और लोगों की मांग भी है कि थोड़ा सरलीकरण किया जाए। सरलीकरण करने की तरफ हमने कदम उठाए हैं, इसलिए ही जो साडा क्षेत्र बनाए हैं। साडा में जो एसडीएम है उसके चेयरमैन हैं, और उन्हीं के लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। उसी तरीके से जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके जितने नक्शे पास करने का अधिकार है वो ईओ एमसी को दे रखा है। तो डिसेंट्रलाइज किया है, एमसी का एमसी कमिश्नर को दे रखा है। तो जितना डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है उसको किया है। लेकिन जहाँ भी गुंजाइश है, जैसे अभी तक इसमें अपीलेट अथॉरिटी सिर्फ सेक्रेटरी होते हैं, हम उनको ये कोशिश करें कि हम डिफरेंट लेवल पे 2-3 लेवल पे फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से हम अपीलेट अथॉरिटी बनाएं, ताकि लोगों को घर के नज़दीक जो है अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेज हैं उसको रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म डेवलप कर सकें। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें एक अवेयरनेस भी क्रिएट करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि कई जगह पे सड़क पर अगर बड़ा वाहन आ जाता है तो अगर कोई आदमी पैदल चला है तो पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बची है ना। तो कहने को तो कंट्रोल विड्थ में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, लेकिन आप देखते हैं वायलेशन बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो हमें पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली भी सड़कें बनानी, सड़कों के किनारे अगर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाए वो भी व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर आप 2 व्हीलर पे भी पास नहीं ले सकें वो व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अल्टीमेटली हमें ये तय करना कि हमें विकास तो करना है, लेकिन किस तरह का विकास करना। अगर हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेंगे, योजनागत तरीके से आगे बढ़ेंगे, हम उस विकास का सही मायने में फ़ायदा उठा सकते हैं। कि जितने भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियम बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। अगर आप देखते हैं किसी गांव में आप जाएंगे तो जहां आबादी दे रकबा है या कई जगह उसको लाल डोरा बोलते हैं, किसी पुराने गांव को आप स्टडी करो, आप देखेंगे कि उसका जो डेवलपमेंट हुई है, जो पुराने गांव बसे हैं वो टीसीपी से भी बेहतर नियमों के तहत बने, लेकिन वो लोगों ने आपसी सहमति से बनाए थे। जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने आज़ादी का मतलब ये निकाल दिया कि वो सारे नियमों को जो है दरकिनार करके हमने सारी अव्यवस्था फैलाने का भी काम किया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा पिछले साल जिस तरह से हमें डिजास्टर में नुकसान हुआ, ज़्यादातर नुकसान वही हुआ है जहाँ पे
हमारे जो स्ट्रक्चर थे वो सेफ़ नहीं थे, गलत जगह बनाए गए थे, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। अगर हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर देंगे, वहाँ पे कहीं हमें कोई अच्छा पार्क नहीं होगा, ग्रीन एरिया नहीं होगा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत हम नुकसान कर रहे हैं। सर, तकनीकी शिक्षा में किस तरह का बदलाव करने जा रही है सरकार? तकनीकी शिक्षा में एक तो हमें कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि हम छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई है। अब मैं भी अपने जो टीचर्स थे, अधिकारी थे, उनकी टीम को लेके हम दूसरे राज्यों में भी जाके, अभी तेलंगाना में गए थे, उड़ीसा में गए थे। बड़े राज्य हैं, वहाँ पे ITI इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ पे है ना? तो हमें क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है। और दूसरा, हमें जो है नए जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, और आपके 3D प्रिंटिंग का है, मैकेट्रॉनिक्स का है, आपका जो इसका ब्लॉकचेन का है, तो इस तरह के नए कोर्सेज भी हमने शुरू किए हैं। डाटा एनालिसिस का है, डाटा साइंस का है। इन कोर्सेज पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और बच्चों को जो बेसिक हमारे इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसमें भी हम बेहतर एजुकेशन उनको दे सकें, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। आज हमें जो है एक किस्म का जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी नौकरियों पे ढूंढते ढूंढते जो है बूढ़े ना हो जाएं, बल्कि वो स्वरोजगार को भी अपना सकें, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकें। उस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसको भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरह की वहाँ पे डायरेक्टरेट नहीं है। हम हर तरह की एक्टिविटीज़ को उसमें शामिल कर सकें, उसकी तरफ शीघ्र ही कदम उठा रहे हैं। सर, ITI में पहले कैंपस इंटरव्यू आपके बहुत ज़्यादा होते थे। सोलन की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, बच्चे लगते भी थे, विदेशी कंपनियाँ भी आती थी। अब धीरे धीरे कैंपस इंटरव्यू थोड़े कम हुआ है, क्या वजह लग रही है? कैंपस इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ऑनलाइन जो है आजकल बच्चे एक्सेस करते हैं, और कंपनीज भी ऑनलाइन हायरिंग की तरफ जा रही है। हम भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे दूर दराज के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के बच्चों को भी हम बेटर प्लेस कर सकें, उनकी इंटर्नशिप के लिए फैसिलिटेट कर सकें, और मेंटरशिप के लिए भी हम उसमें जो है प्रोविज़न करेंगे, ताकि बच्चों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके बच्चों को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक यू सर।